एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है याद हो जाना चाहिए सबको। जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो बेटा यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी उनका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए से डीएनए कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से आरएनए बनाना है तो वो भी वहीं पे बनेगा जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा, और डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो यानी डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, वो सब न्यूक्लियस के अंदर होंगे। याद रहेगा? ओके, अब देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेटा यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेजेस चाहिए होती हैं। न्यूक्लियस में यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज में जो आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होती हैं, उनके अलावा 3 एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होती हैं जो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर शो करती हैं। यानी तीनों एंजाइम्स डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस को ट्रांसक्राइब करती हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनएस 28S, 18S और 5.8S आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज करेगी। आरएनए पॉलीमरेज 2 हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज HNRNA व्हिच इज द प्रिकर्सर ऑफ mRNA। प्रिकर्सर मतलब mRNA एक्चुअल मैच्योर mRNA के बनने से पहले यूकैरियोट्स में एक दूसरा आरएनए बनता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ mRNA दैट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए और HNRNA। इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगी आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA, 5SR RNA एंड SNRNA का ट्रांसक्रिप्शन करेगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? देन सेकेंड चीज जो हमें चाहिए होगी वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, promoter for initiation, structural gene for elongation and terminator for termination. Then nucleoside triphosphates जो substrate की तरह behave करेंगे और energy provide करेंगे। Factors, initiation factor sigma जो RNA polymerase से जुड़ के initiation करवाएगा। Termination factor rho जो कि ट्रांसक्रिप्शन का termination करेगा RNA polymerase से जुड़ के। और कौन सा factor bind होगा RNA polymerase से? वही RNA polymerase की specificity को alter करेगा for initiation and termination। अब बेटा यहाँ पे कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि मैम यहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी ना, यहाँ पे तो इतनी सारी आरएनए पॉलीमरेज है, तो फैक्टर्स की क्या जरूरत है? पर बेटा ये जो हमारी तीनों अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, ये तो अलग अलग आरएनएस का ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज कर रही है ना। ट्रांसक्रिप्शन की तीनों स्टेप्स के लिए थोड़ी ना आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट है, तो एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप्स करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? देन डीएनए टेम्पलेट चाहिए होगा। इसके इन सब के अलावा यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं बेटा मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर कैपिंग एट 5' एंड ऑफ mRNA एंड एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 फॉर टेलिंग एट 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, ये भी हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। समझ गए? चलिए, अब बेटा प्रोकैरियोट्स में क्या होता था कि साइटोसोल में एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सारे आरएनएस का ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज कर देती थी, तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस था। बट यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट होती हैं। पहली तो यही है कि उनके न्यूक्लियस में ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेजेस के अलावा 3 एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होती हैं जो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर शो करती हैं। इनके बारे में अभी हमने पढ़ भी लिया। और सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि इनका जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस दोनों होते हैं। ऐसा क्यों? तो याद कीजिए बेटा, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है जिसमें एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस के बीच में नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स होते हैं। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पहला मॉलिक्यूल बनता है दैट इज HNRNA, उसमें ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो ये HNRNA नॉन फंक्शनल होता है, तो हमें इंट्रॉन्स नॉन
एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस को रिमूव करके उसको फंक्शनल बनाना होता है। तो ये 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 एडिशनल प्रोसेसेस करने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन के, तो ये तो सेम ही रहेंगे। इनिशिएशन होगा, आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा प्रोमोटर पे और इनिशिएशन होगा। एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करेगी और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करते हुए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को पॉलीमराइज करेगी और आरएनए का एलोंगेशन करेगी। और टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से जुड़ के टर्मिनेटर पे जाके टर्मिनेशन कर देगी ट्रांसक्रिप्शन का। क्लियर? तो ये स्टेप्स तो सेम है, बट इन स्टेप्स के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इनएक्टिव होगा, तो उसके कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे जिनको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो अब मुझे बताओ कि ये मॉडिफिकेशंस कहाँ होने चाहिए बेटा? ये मॉडिफिकेशंस भी बेटा न्यूक्लियस में ही होंगे। वो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना वो डीएनए से न्यूक्लियस में ही तो बना, तो वहीं पे ये मॉडिफिकेशंस होंगे। और फिर जब उससे मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा तब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होना है ट्रांसलेशन, यानी अब आरएनए से प्रोटीन बनना है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो उसके लिए एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना होगा। अब अगर कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, अगर आप भी बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो आप अपने साथ अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करके जाएंगे कि आप उस नई जगह पे सरवाइव कर सकें। तो वैसे ही इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि वो नई जगह पे साइटोप्लाज्म में जाके सरवाइव कर सके। सो फर्स्ट प्रोसेस इज कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है बेटा? जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना उसके 5 प्राइम एंड पे unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate, methyl guanosine triphosphate ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है? ताकि वो मेच्योर एमआरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके ताकि वो इजीली साइटोप्लाज्म में सर्वाइव कर सके। क्लियर? तो कैपिंग क्या होता है? कैपिंग में क्या होता है? An unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate is added to the 5 prime end of hnRNA to provide protection as mRNA has to move to the cytoplasm for translation from nucleus। ठीक है। फिर दूसरी मॉडिफिकेशन होती है बेटा स्प्लाइसिंग। अभी मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की वजह से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो फंक्शनली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस दोनों होते हैं। तो उसमें से हमें नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस दैट इज इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना होता है ताकि वो फंक्शनली एक्टिव हो सके। तो स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। क्लियर? देन लास्ट इज टेलिंग। टेलिंग में एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड कर दिए जाते हैं इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी टेम्पलेट का सीक्वेंस क्या है उस पर डिपेंड ये नहीं करेगा। ये भी क्यों होता है? सेम प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एमआरएनए को जाना होता है साइटोप्लाज्म में। Clear? So in tailing, adenylate residues around 200 to 300 are added at 3 prime end in a template independent manner. क्लियर? ओके, तो अब इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बेटा स्टेप्स नहीं दिखाए हैं ट्रांसक्रिप्शन के, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बल्कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दिखाए हैं, कैपिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन दैट इज टेलिंग। तो कैपिंग में क्या हो रहा है? एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया जा रहा है। फिर इंट्रॉन्स के लूप बना के उन्हें रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को जोड़ देंगे जिसको बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। और इसके 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 ऐड कर देंगे इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। याद रखेंगे, इसको बोलेंगे पॉली ए टेल और ये होता है टेलिंग। और अब आपका रेडी हो गया मैच्योर एमआरएनए और अब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा फॉर ट्रांसलेशन। क्लियर? तो ये था बेटा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। First, there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus. In addition to the RNA polymerase found in the organelles, there is a clear-cut division of labor. 3 extra RNA polymerase होती हैं न्यूक्लियस में जो division of labor शो करती हैं। कैसे कैसे? RNA polymerase 1 rRNAs that is 28S, 18S और 5.8S का ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज करेगी। RNA polymerase 3 tRNA, 5SR RNA, SNRNAs दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस का ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज करेगी और RNA polymerase 2 HNRNA का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब करेगी।
Clear? Then second complexity is that the primary transcript contain both exons and the introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate, is added to the 5' end of hnRNA, and in tailing, adenylate residues 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. It is the fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. Clear? यही सारी बातें अभी हम पीछे समझ के आए हैं. ओके, देन दिस इज द डायग्राम जो हमने पीछे ड्रॉ किया. इसमें भी क्या हो रहा है, कैपिंग में 5' एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है, फिर इंट्रॉन्स के लूप बना के इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, दैट इज आरएनए स्प्लाइसिंग, और पॉली एडिनाइलेशन दैट इज टेलिंग में 3' एंड पे पॉली ए टेल बन जाएगी. ठीक है. ओके, देन द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड. द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स represent probably an ancient feature of the genome. The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the processes of splicing represents the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA dependent processes in the living systems have assumed more importance. तो इसमें आपको बता रहा है कि जो split gene arrangement है वो जीनोम का कोई ancient feature denote करता है. जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमेन्स हैं पुराने जेनेटिक मटेरियल के. स्प्लाइसिंग आरएनए वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, और आज की डेट में आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. क्लियर? तो ये था बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. यहाँ पे इसी के साथ हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक खत्म हुआ. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में. ठीक है, तब तक इसको ध्यान से पढ़ेंगे. एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे. प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, समझ के पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.